अभिवादन। आज हमारे सामने महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो के राजनीतिक दर्शन से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं। हम सबने प्लेटो का नाम सुना है, लेकिन अक्सर उन्हें समझना मुश्किल लगता है। तो आज हमारी कोशिश इन दस्तावेजों की मदद से उनके विचारों की गहराई में उतरने की है। बिल्कुल। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि प्लेटो ने क्या कहा, बल्कि ये समझना है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। उनके विचार, चाहे वो न्याय का सिद्धांत हो या दार्शनिक शासक की कल्पना, आज से लगभग 2500 साल पहले लिखे गए थे, लेकिन उन्होंने पश्चिमी राजनीतिक सोच की नींव रखी। हम इसी नींव को समझने की कोशिश करेंगे। और इस कहानी को समझने के लिए मुझे लगता है हमें उस घटना से शुरू करना होगा जिसने प्लेटो को हमेशा के लिए बदल दिया। सुकरात की मौत। हाँ, उनके गुरु सुकरात की मौत। एथेंस, जो खुद को एक लोकतंत्र कहता था, उसने अपने ही सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को जहर का प्याला पीने पर मजबूर कर दिया। ये प्लेटो के लिए सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं थी, ये उनके लिए एक पहेली थी, एक सवाल जिसने उनकी पूरी जिंदगी और उनके दर्शन को दिशा दी। कि एक समाज अपने सबसे अच्छे और बुद्धिमान आदमी को कैसे मार सकता है। बिल्कुल। न्याय का मतलब क्या है, अगर एक तथाकथित न्यायपूर्ण राज्य ऐसा कर सकता है? प्लेटो का सारा दर्शन एक तरह से इसी एक सवाल का जवाब खोजने की एक लंबी और गहरी कोशिश है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। न्याय। अपना सिद्धांत देने से पहले प्लेटो ने उस समय के न्याय के सारे विचारों को एक एक करके खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग न्याय को गलत जगह ढूंढ रहे हैं। हाँ, ये उनकी शैली थी। पहले ये समझना कि न्याय क्या नहीं है। उस समय एक विचार था कि सच बोलना और अपना कर्ज चुकाना ही न्याय है। प्लेटो ने कहा, सोचिए अगर आपका कोई दोस्त आपको अपना हथियार देकर जाए और फिर पागल होकर उसे वापस मांगे, क्या तब भी सच बोलकर हथियार लौटा देना न्याय होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जाहिर है नहीं। यानी नियम हर हाल में लागू नहीं हो सकते। और एक दूसरा ज्यादा मजबूत तर्क था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब शक्तिशाली का हित ही न्याय है। इसे थ्रेसिमेकस का सिद्धांत कहते हैं। प्लेटो ने इसका भी खंडन किया। उन्होंने कहा कि एक शासक की कला शासन करने में है, ठीक वैसे ही जैसे एक डॉक्टर की कला मरीज को ठीक करने में है, न कि खुद को फायदा पहुंचाने में। अच्छा। शासक का धर्म प्रजा का भला करना है, अपना नहीं। तो प्लेटो ने इन सारे बाहरी विचारों को खारिज कर दिया। तो फिर प्लेटो के लिए न्याय क्या था? अगर ये कोई बाहरी नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, तो फिर ये है क्या? यहीं पर प्लेटो ने एक क्रांतिकारी बात कही। उन्होंने कहा, असली न्याय बाहर नहीं, इंसान के अंदर होता है। अंदर? हाँ, ये कोई कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक संतुलन है, एक आंतरिक सद्भाव है। ये सोचना ही अपने आप में एक क्रांति थी, क्योंकि उन्होंने न्याय को कानून की किताबों से निकालकर इंसान की आत्मा में स्थापित कर दिया। हुआ। ये सुनने में बहुत दार्शनिक लगता है। इसे उन्होंने बहुत सरल तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि हमारी आत्मा या मन के 3 हिस्से होते हैं। पहला है विवेक यानी रीजन, जो तर्क करता है, सोचता है। ठीक है। दूसरा है शौर्य, करेज, जो हमें साहस और भावनाएं देता है। और तीसरा है तृष्णा या वासना, एपेटाइट, जिसमें हमारी सारी इच्छाएं और भूख शामिल हैं। विवेक, शौर्य और तृष्णा। हाँ, और प्लेटो के अनुसार एक न्याय व्यक्ति वो है जिसका विवेक शौर्य की मदद से अपनी तृष्णा पर नियंत्रण रखता है। जब ये तीनों हिस्से मिलकर काम करते हैं, बिना एक दूसरे के काम में दखल दिए, तो आत्मा में एक संगीत जैसा सामंजस्य पैदा होता है। वही न्याय है। अच्छा, तो न्याय एक तरह का सेल्फ कंट्रोल है, एक आंतरिक अनुशासन। और फिर उन्होंने इसी विचार को पूरे समाज या राज्य पर लागू कर दिया, है ना? बिल्कुल। उन्होंने कहा कि राज्य व्यक्ति का ही बड़ा रूप है। जैसे आत्मा में 3 गुण हैं, वैसे ही समाज में 3 वर्ग होने चाहिए। शासक वर्ग, जिसमें विवेक हो। सही है। फिर सैनिक वर्ग, जिसमें शौर्य हो। और तीसरा उत्पादक वर्ग, किसान, कारीगर, जिनमें तृष्णा की प्रधानता हो। बिल्कुल। और राज्य में न्याय तब होता है जब हर वर्ग सिर्फ अपना काम करे। शासक विवेक से शासन करे, सैनिक साहस से रक्षा करें और उत्पादक अपनी इच्छाओं के अनुसार उत्पादन करें। कोई किसी दूसरे के काम में दखल ना दे। इसीलिए उनके न्याय के सिद्धांत को आर्किटेक्टोनिक या वास्तुकलात्मक कहा जाता है। एकदम सही। इसे आर्किटेक्टोनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि प्लेटो के लिए न्याय कोई एक ईंट नहीं, बल्कि पूरे समाज की इमारत का मास्टर ब्लूप्रिंट था। ये वो सिद्धांत है जो तय करता है कि कौन सी ईंट, मतलब कौन सा वर्ग, कहाँ लगेगी, ताकि पूरी इमारत मजबूत और संतुलित हो।
न्याय ही वो गोंद है जो सबको जोड़े रखता है। लेकिन एक मिनट, अगर न्याय का मतलब है कि हर कोई सिर्फ अपना काम करे, तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो व्यक्ति एक मोची के घर पैदा हुआ है वो हमेशा मोची ही रहेगा, चाहे वो कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो? ये तो न्याय से ज्यादा अन्यायपूर्ण लगता है। सही पकड़ा आपने। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को ही खत्म कर देता है। और यही प्लेटो की सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक है। उनके सिद्धांत में व्यक्ति राज्य के लिए है, राज्य व्यक्ति के लिए नहीं। व्यक्ति एक बड़ी मशीन का पुर्जा बनकर रह जाता है। गतिशीलता या व्यक्तिगत विकास की कोई गुंजाइश नहीं है। और सब कुछ नैतिकता पर है, कानून पर कुछ भी नहीं। हाँ, नैतिकता पर इतना जोर है कि कानून की कोई जगह ही नहीं बचती। ठीक है, तो अगर मान भी लें कि ऐसा एक आदर्श संतुलित राज्य बन गया, तो इस इमारत का मुख्य वास्तुकार कौन होगा? इसे चलाएगा कौन? यही पर उनका सबसे प्रसिद्ध और सबसे विवादास्पद विचार आता है। दार्शनिक शासक। हाँ, द फिलोसोफर किंग। प्लेटो का मानना था कि शासन करना कोई ऐसा काम नहीं है जो कोई भी कर ले। ये एक कला है, एक विज्ञान है, ठीक एक जहाज चलाने या ऑपरेशन करने की तरह। आप जहाज का कप्तान किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बनाएंगे जो सबसे लोकप्रिय हो, बल्कि उसे बनाएंगे जिसे जहाज चलाना आता हो। लेकिन ये विचार तो बहुत खतरनाक भी लगता है, एक ऐसे इंसान को सारी शक्ति दे देना जिसका कोई विरोध न कर सके, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ज्ञानी है। ये तो तानाशाही का सीधा नुस्खा है ना? बिल्कुल, और यही उनकी सबसे बड़ी आलोचना भी है। लेकिन प्लेटो के तर्क को समझिए। उनका मूल मंत्र था सद्गुण ही ज्ञान है, वर्च्यू इज नॉलेज। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जिसे सत्य का, अच्छाई का, न्याय का सच्चा ज्ञान है, वही शासन करने का अधिकारी है। ऐसा व्यक्ति कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे असली अच्छाई का पता चल गया हो, वो कभी बुराई नहीं चुन सकता। अच्छा, इसीलिए उन्होंने कहा था, जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनेंगे या राजाओं में दर्शन की भावना नहीं आएगी, तब तक राज्यों को बुराइयों से छुटकारा नहीं मिल सकता। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये व्यवहारिक है? मुझे याद है उनके अपने ही शिष्य अरस्तु ने इस पर सवाल उठाया था। हाँ, अरस्तु का मानना था कि ऐसा सर्वगुण संपन्न व्यक्ति व्यवहार में मिलना तो दूर, शायद परलोक में भी न मिले। ये एक बहुत बड़ी व्यवहारिक आलोचना है। और दूसरी सैद्धांतिक आलोचना यह है कि प्लेटो का दार्शनिक शासक कानून से भी ऊपर है। उसका शब्द ही कानून है। ये असीमित शक्ति एक व्यक्ति को सौंपना है, जो लोकतंत्र के हर सिद्धांत के खिलाफ है। एक बहुत बड़ा जोखिम है। तो सवाल उठता है कि ऐसा ज्ञानी और सद्गुणी दार्शनिक शासक तैयार कैसे होगा? क्या वो आसमान से उतरेंगे? जाहिर है नहीं। इसके लिए प्लेटो ने एक बहुत ही अविश्वसनीय योजना बनाई थी। शिक्षा की योजना? हाँ, एक बहुत विस्तृत और कठोर शिक्षा योजना जो राज्य द्वारा नियंत्रित थी। और ये उस समय के हिसाब से क्रांतिकारी थी, क्योंकि ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान रूप से थी। अच्छा। इसका पहला चरण 20 साल की उम्र तक चलता था, जिसमें शरीर के लिए व्यायाम और आत्मा के लिए संगीत और गणित की शिक्षा दी जाती थी। और 20 साल की उम्र में एक बड़ी परीक्षा होती थी। जो इसमें फेल हो जाते थे, वे उत्पादक वर्ग यानी किसान या व्यापारी बनते थे। बिल्कुल। और जो पास होते थे, वे अगले 15 साल यानी 35 की उम्र तक उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे। इसमें दर्शन, ज्यामिति, मनोविज्ञान जैसे क्या कहते हैं कठिन विषय पढ़ाए जाते थे, ताकि उनके विवेक का चरम विकास हो सके। 15 साल? हाँ, और इसके बाद एक और परीक्षा होती थी। और जो इसमें भी पास हो जाते थे, वे अगले 15 साल यानी 50 की उम्र तक दुनिया में वापस जाकर व्यावहारिक अनुभव लेते थे। सही कहा। वे अलग अलग सरकारी पदों पर काम करते थे, ताकि उन्हें शासन की असलियत पता चले, किताबों की दुनिया से बाहर निकलकर। और अंत में 50 साल की उम्र में इन सब परीक्षाओं और अनुभवों से गुजरने के बाद जो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ साबित होता था, वही दार्शनिक शासक बनने का अधिकारी होता था। 50 साल की ट्रेनिंग सिर्फ शासक बनने के लिए। ये तो अविश्वसनीय है। लेकिन इस पूरी योजना में मुझे एक बात खटक रही है। सारी शिक्षा, सारी ट्रेनिंग सिर्फ शासकों और सैनिकों के लिए है? उत्पादक वर्ग का क्या, जो समाज का सबसे बड़ा हिस्सा है? उनकी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है? ये एक और जायज आलोचना है। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली अलोकतांत्रिक और अभिजात्यवादी है, एलिटिस्ट। लेकिन प्लेटो को एक और डर था। क्या? उन्हें लगा कि 50 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद भी क्या गारंटी है कि शासक सत्ता में आकर भ्रष्ट नहीं होगा, अपने परिवार और अपनी दौलत के बारे में नहीं सोचेगा। इसी डर को जड़ से खत्म करने के लिए प्लेटो ने अपना सबसे कट्टर और चौंकाने वाला विचार दिया। एक मिनट,
आप उनके साम्यवाद की बात कर रही हैं? हाँ। मतलब शासकों का अपना कोई परिवार नहीं होगा, अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, राज्य तय करेगा कि बच्चे कौन पैदा करेगा और फिर उन बच्चों को माँ बाप से अलग कर देगा। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। प्लेटो ऐसा क्यों करना चाहते थे? देखिए, इसका उद्देश्य था शासक और सैनिक वर्ग, जिसे वे अभिभावक वर्ग कहते थे, को भ्रष्टाचार की जड़ से ही दूर कर देना। प्लेटो का मानना था कि संपत्ति और परिवार, ये दो ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति को स्वार्थी बनाती हैं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे। अगर शासक के पास ये दोनों चीजें होंगी ही नहीं, तो उसका कोई निजी हित नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ राज्य के हित में सोचेगा। पूरा राज्य ही उसका परिवार होगा। इससे राज्य में एकता बनी रहेगी। लेकिन क्या ये मानवीय स्वभाव के खिलाफ नहीं है? क्या आप किसी से उसका परिवार और उसकी मेहनत की कमाई छीनकर उसे बेहतर इंसान बना सकते हैं? अरस्तू ने इसकी कड़ी आलोचना की थी। उनकी एक टिप्पणी है। हाँ, मुझे याद है। प्लेटो का साम्यवाद आध्यात्मिक बुराइयों का भौतिक निदान है। जिसके परिणाम आशानुकूल नहीं हो सकते। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है ना? हाँ, यानी अरस्तू कह रहे थे कि प्लेटो एक मानसिक समस्या यानी स्वार्थ का इलाज बाहरी साधनों से यानी संपत्ति छीनकर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी के सिरदर्द का इलाज उसका सर काटकर कर दिया जाए। हाँ, बहुत खूब कहा। समस्या तो इंसान की सोच में है, उसके सामान में नहीं। अरस्तू का मानना था कि संपत्ति में नहीं, बल्कि इंसान की इच्छाओं में सुधार की जरूरत है, और प्लेटो ठीक इसका उल्टा कर रहे थे। इन सब विचारों तक पहुंचने के लिए प्लेटो की सोचने की पद्धति क्या थी? उनका तरीका क्या था? उन्होंने मुख्य रूप से निगमनात्मक मतलब डिडक्टिव पद्धति का इस्तेमाल किया। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वे पहले से एक बड़ा विचार या सिद्धांत मन में तय कर लेते थे, जैसे सद्गुण ही ज्ञान है, और फिर उसी एक विचार के आधार पर पूरे समाज की व्यवस्था का खाका खींच देते थे। मतलब वे जमीनी हकीकत को देखकर सिद्धांत नहीं बनाते थे, बल्कि सिद्धांत के हिसाब से हकीकत को ढालना चाहते थे। तो इन सब का मतलब क्या है? आज 2500 साल बाद प्लेटो की विरासत क्या है, उन्हें कैसे याद किया जाता है? देखिए, प्लेटो पश्चिमी दर्शन के वो स्तंभ हैं जिनके बिना आज की इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती। एक विचारक एमरसन ने तो यहां तक कहा है कि दर्शन प्लेटो है और प्लेटो ही दर्शन है। उन्होंने ही सबसे पहले राजनीति को नैतिकता से जोड़ा और एक आदर्श राज्य की एक ऐसी तस्वीर पेश की जिसने सदियों तक विचारकों को प्रेरित भी किया और चुनौती भी दी। लेकिन उनकी तारीफ ही नहीं हुई, उनकी बहुत कड़ी आलोचना भी हुई है, खासकर 20वीं सदी में, जब दुनिया ने तानाशाही के भयानक रूप देखे। हाँ, और इस आलोचना में सबसे बड़ा नाम है कार्ल पॉपर का। हाँ। पॉपर ने अपनी मशहूर किताब द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में प्लेटो को तानाशाही का जनक तक कह दिया। तानाशाही का जनक? हाँ, उनका मानना था कि प्लेटो का आदर्श राज्य एक बंद समाज क्लोज्ड सोसाइटी है, जहां व्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई मोल नहीं, हर चीज पर राज्य का नियंत्रण है और कोई बदलाव या आलोचना संभव नहीं है। पॉपर ने कहा कि फासीवाद और नाजीवाद जैसी विचारधाराओं के बीज प्लेटो के विचारों में ही छिपे थे। यानी एक तरफ वे एक आदर्श न्यायपूर्ण राज्य का सपना देख रहे थे, तो दूसरी तरफ आलोचकों को उनके उसी सपने में एक व्यक्ति विरोधी, अलोकतांत्रिक और बंद समाज का खतरा दिखा। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। हाँ, तो हमने प्लेटो के न्याय, दार्शनिक शासक, शिक्षा और साम्यवाद पर आधारित आदर्श राज्य की रूपरेखा देखी। ये विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक और उतने ही विवादित हैं जितने हमेशा से थे। बिल्कुल, प्लेटो के दर्शन ने उन सवालों का जन्म दिया जो आज भी राजनीतिक दर्शन के केंद्र में हैं। क्या ज्ञान और सत्ता एक साथ चल सकते हैं? एक आदर्श समाज की संरचना कैसी होनी चाहिए? व्यक्ति और राज्य के बीच सही रिश्ता क्या है? हाँ, क्या राज्य को व्यक्ति के जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने का अधिकार है? ये सवाल आज भी जिंदा है। इन सभी दस्तावेजों को देखने के बाद एक अंतिम विचार जो मेरे मन में आ रहा है, वो बार्कर की एक टिप्पणी से जुड़ा है। बार्कर ने कहा था कि प्लेटो का साम्यवाद असल में वैराग्यवाद का मार्ग है। ये सोचने के लिए एक बहुत दिलचस्प बिंदु है। वैराग्यवाद यानी सांसारिक मोह माया से पूरी तरह दूर हो जाना। प्लेटो अपने शासक से ठीक यही चाहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक आदर्श शासक बनाने के लिए उसे दुनिया की हर निजी चीज, संपत्ति, परिवार, यहां तक कि निजी भावनाओं से भी दूर करना जरूरी है?
और अगर ऐसा है तो क्या ऐसा वैरागी शासक कभी उन आम लोगों की भावनाओं, जरूरतों और इच्छाओं को समझ पाएगा जिन पर उसे शासन करना है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी विचार किया जा सकता है।